पुष्कर की बात सुनकर आडंबर को समझ आ गया कि उसे प्रियंका की नई पहचान के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए उसने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं है कि सेना के बड़े चीफ कमांडर निकुंज प्रताप ने प्रियंका को अपनी नातिन मान लिया है, और अब वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जिससे तुम जब चाहो तब बात कर सको, समझे? पुष्कर के कुछ भी बोलने से पहले आडंबर ने आगे कहा, मैं प्रियंका को दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो, वरना मैं कब का तुम्हें मुंबई से गायब करवा चुका होता। अब प्रियंका को कोई भी चीज देना बंद करो। तुम उसे बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन तुम मुझे कभी बेवकूफ नहीं बना सकते। आगे से अपनी हरकतों को काबू में रखना। आडंबर ने बोलने के बाद अपनी स्लीव्स चढ़ाई और गुस्से से अपना सिर उठाया। पुष्कर ने मजाकिया अंदाज में अपना सिर हिलाया और कहा, आडंबर जी, आपको लगता है कि आप इस तरह से मुझे धमकाओगे तो मैं डर जाऊंगा, लेकिन आपकी ये धमकियां मुझ पर कोई असर नहीं डालने वाली। एक ना एक दिन तो आपको यकीन हो जाएगा कि आप मुझे गलत समझने की भूल कर रहे थे। आडंबर ने कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम खुद को बहुत बड़ा डॉन समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमारे परिवार को तुम जैसों के सहारे की जरूरत है? मुझे लगता है कि तुम अपने सपनों की दुनिया में जी रहे हो, है ना? प्रियंका, जितना हो सके ऐसे मुंगेरी लाल से दूर ही रहो। आडंबर ऐसा कहते प्रियंका के हाथ में पकड़ा दवाई का डिब्बा उससे छीनकर फेंकने की कोशिश करने लगा। प्रियंका चिल्लाई, दादाजी। प्रियंका ने अचानक डिब्बा खोला और उसके अंदर से एक गोली निकाल कर कहा, मैं पुष्कर को बहुत लंबे समय से तो नहीं जानती, लेकिन मुझे वाकई लगता है कि वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। वो सबसे ज्यादा मेरी परवाह करता है, और मैं चाहे जिसके साथ भी जाऊं वो मेरी आजादी और मेरी पसंद पर ही डिपेंड होगा। प्रियंका आगे बोली, अगर कमांडर निकुंज प्रताप मुझसे सच में प्यार करते हैं तो वे जरूर मेरा और पुष्कर का साथ देंगे। अगर वे पुष्कर का साथ नहीं देते हैं तो मैं भी उन्हें अपना कुछ नहीं मानूंगी। आडंबर ने चिल्लाते हुए कहा, पागल लड़की, तुम पागल हो गई हो? तुम मेरे सामने ऐसी बातें कहने की हिम्मत कर रही हो? अगर ये बात शहर में फैल गई तो इसका अंजाम क्या होगा जानती हो तुम? प्रियंका ने भी उसी लहजे में आडंबर को जवाब देते हुए कहा, दादाजी मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप सोचते हैं कि पुष्कर आपके परिवार के लायक नहीं है तो फिर मैं भी आपके परिवार से कोई भी रिश्ता नहीं रखूंगी। ये कहते प्रियंका की पलकों पर रखे आंसू उसके गालों पर आ गए। पहली बार उसने पहल की और हिम्मत करके पुष्कर का हाथ थाम लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने पतले और नाजुक शरीर के साथ अकेले हिंसक तूफान को झेलने की सोच ली थी। पुष्कर ने कई बार उसकी जान बचाई थी। उसकी खुशी, दिल की धड़कन, मिठास और आंसू सब पुष्कर ने दिए थे। जब वह बर्फ की घाटी में गई थी तब उसने पहले निर्णय ले लिया था कि जब वह उस बर्फ की घाटी से बाहर निकलेगी तो वो पुष्कर का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुष्कर की दी हुई दवाई उसके शरीर की बीमारी को दूर कर सकती है या नहीं। अब उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जहर है या नहीं। प्रियंका ने कहा, इस जीवन में मैं हमेशा पुष्कर के साथ हूं। यह कहने के बाद प्रियंका ने पुष्कर की दी हुई दवाई अपने मुंह में डाल ली। पुष्कर उसके बगल में खड़ा था और प्रियंका का सिर घूम रहा था। उसके दिल में विशाल लहरों की तरह भावनाएं उठ रही थी जो उसके पूरे शरीर को प्रभावित कर रही थी। आडंबर बगल से देखते हुए दंग रह गया था। उसने अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और प्रियंका के सिर को छूना चाहा, लेकिन वो हवा में ही जम गया था। उसका चेहरा दुख से भर गया था और जब उसने अपना मुंह खोला तो वो कुछ शब्द बोल ही नहीं पाया। आडंबर की सहन शक्ति की सीमा पार हो चुकी थी। उसने अचानक ही डरते हुए कहा, प्रियंका, तुम बस जुनूनी हो। तुम्हें इस लड़के ने जहर दिया है। प्रियंका ने कहा, दादाजी, पुष्कर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। प्रियंका ने आधा ही बोला था कि अचानक उसे अपने पूरे शरीर से गर्मी की लहरें आती हुई महसूस हुई। पुष्कर ने उसका हाथ थामकर तुरंत उसकी बैठने में मदद की और गहरी आवाज में कहा, यह अमृत है जो काम करना शुरू कर रहा है। यह बिल्कुल ठीक है, चिंता मत करो। तभी आडंबर ने आगे बढ़ते हुए कहा, हट जाओ, तुमने मेरी पोती को क्या खिलाया है? वैद शांतनु, आओ तुम जरा देखो तो। आडंबर आगे बढ़ा और प्रियंका का हाथ पकड़ लिया। उसे भी दर्द का एक झोंका महसूस हुआ और ये इतना गर्म था कि वो गुस्से से भर गया। पुष्कर इस समय आडंबर के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता था। उसने गहरी आवाज में कहा, इस दवाई को लेने के बाद ये नेचुरल प्रोसेस है, वो एक दिन में ही ठीक हो जाएगी। आडंबर ने कहा, तुम अभी भी मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत कर रहे हो? वैद जी, आपका क्या कहना है? आडंबर ने शांतनु से पूछा। शांतनु ने अपने दांत पीसते हुए कहा, इसके शरीर पर बर्फ लगानी होगी, वरना ये इस गर्मी से पिघल जाएगी। मुझे ठंड के ताबीज का उपयोग करके उसके शरीर की सारी गर्मी को एक कोने में धकेल देना होगा और फिर उसे धीरे धीरे साफ करना होगा। लेकिन पुष्कर ऐसा नहीं चाहता था, वरना उसकी दवाई का असर नहीं होगा। इसलिए उसने शांतनु से कहा, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पुष्कर की गुस्से भरी आंखों से आडंबर और शांतनु दोनों चुप हो गए। उन्होंने पुष्कर की आंखों में जो गुस्सा देखा था वो एक अलग ही आग की तरह था, इसलिए उनके कदम अपने आप ही थोड़ा पीछे हट गए।
लेकिन फिर दोनों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोचा कि एक 17-18 साल का लड़का उनके सामने इस तरह से बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। शांतनु ने कहा, मुझे समझ आ गया है कि तुमने प्रियंका को गलत दवाई दे दी है और अब तुम हमें उसे बचाने से रोक रहे हो। आखिर तुम्हारे इरादे क्या है? शांतनु ने पुष्कर को डांटते हुए कहा और तुरंत 2 ताबीज निकाले और फिर चुपचाप कोई मंत्र पढ़ा और अचानक एक ताबीज बर्फ में बदल गया। शांतनु जोर से चिल्लाया, लड़के यहां से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। पुष्कर भी गुस्से में था। अचानक ही पुष्कर ने जोर से फुंकार मारी और उस कमरे में रखी हुई सारी चीजें इधर उधर उड़ने लगी। प्रियंका का कंगन तुरंत कांप उठा और भिनभिनाने की आवाज के साथ ग्लोइंग लाइट की एक दीवार ने उसे घेर लिया। तभी शांतनु को पुष्कर ने एक हाथ से हवा में उठा लिया। शांतनु का चेहरा डर के मारे नीला हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई थी और वो अपने पैरों को जोर जोर से हिला रहा था। शांतनु को उम्मीद नहीं थी कि पुष्कर जैसा लड़का उसे इस तरह से एक ही हाथ से हवा में टांग देगा। तभी आडंबर जोर से चिल्लाया, पुष्कर तुम क्या कर रहे हो? उसे जाने दो। इस समय आडंबर को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी क्योंकि पुष्कर ने उसके सामने उसके मेहमान को इस तरह हवा में टांग दिया था। इससे पहले कि आडंबर आगे कुछ कर पाता, शांतनु के साथ आए 2 लोगों ने पुष्कर पर हमला कर दिया। वो दोनों शांतनु के शिष्य थे। पुष्कर ने जोर से अपना दूसरा हाथ घुमाया और वो दोनों लड़के हवा में उड़ते हुए दीवार से जा टकराए, जिससे उन दोनों को ये बेहद गंभीर चोटें आई थी। शांतनु और भी गुस्से में आ चुका था। उसने मुश्किल से अपने एक बर्फ के ताबीज को पकड़ा और पुष्कर के शरीर पर चिपका दिया ताकि पुष्कर को बर्फ का आदमी बना सके। पुष्कर ने शांतनु को देखा और कहा, तुम्हारा ताबीज बहुत अच्छा है ना? पुष्कर ने उसके हाथ से बर्फ का ताबीज छीन लिया। उसे कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बस उसे हथेली से थपथपाया और शांतनु की बाहों पर जोर से पटक दिया। उसकी हथेली से ठंडी हवा की एक धार फूट पड़ी जिसने शांतनु की पूरी बाह को बर्फ के टुकड़ों में बदल दिया। आह आह! शांतनु दर्द से कांपने लगा था। आडंबर जोर से चिल्लाया, बदतमीज रुक जा! और उसने पुष्कर के हाथ पर जोर से मारा। पुष्कर ने बाहें सिकोड़ी और शांतनु को जोर से दीवार पर फेंक दिया। पुष्कर ने आडंबर से कहा, मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। आडंबर पुष्कर की आवाज सुनकर चौंक गया और अचानक रुक गया। शांतनु दीवार से टकराया और खांसता रहा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जब उसने देखा कि उसके हाथ का पिछला हिस्सा बर्फ में बदल गया है तो वह बुरी तरह डर गया था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कैसे पुष्कर उसका ताबीज छीन सकता है और उसके एक हाथ को जमा सकता है। तभी शांतनु ने अपना दूसरा ताबीज बाहर निकाल लिया और चिल्लाया, कमीने, तुमने मुझे नहीं बल्कि धानी पहाड़ी को अपमानित करने की हिम्मत की है। मैं तुम्हें धानी की ओर से सजा दूंगा। बेहतर होगा कि तुम घुटने टेक दो, वरना मैं तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। शांतनु इस समय बहुत गुस्से में था और ये साफ था कि वह समय कुछ भी कर सकता था। पुष्कर ने कहा, तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। पुष्कर ने आगे बढ़कर अपना हाथ हिलाया और एक धमाके के साथ शांतनु का हाथ तुरंत उसके शरीर से अलग हो गया और जमीन पर गिर गया। शांतनु के टूटे हुए हाथ से खून की एक बूंद भी नहीं निकली थी। उसका सारा मांस और खून पहले से ही जम चुका था। शांतनु ने कहा, आह आह आह, तुमने मेरा हाथ काट दिया। समझो, अब तुम मर चुके हो। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई नहीं बचा सकता। शांतनु लगभग पागल हो गया था और बुरी तरह चिल्ला रहा था। पुष्कर ने कहा, नहीं, अब तो मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। पुष्कर ने अपनी हथेली घुमाई और हवा से बर्फ का एक टुकड़ा पकड़ा। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और शांतनु के शरीर पर बर्फ के अनगिनत टुकड़े पटक दिए। शांतनु का पूरा शरीर अचानक जम गया और उसका पूरा शरीर बर्फ की परतों से ढक गया। तुरंत शांतनु का पूरा शरीर जमीन पर गिर गया और टुकड़ों में टूट गया। आडंबर ने उसे देखा और गहरी सांस ली। उसके हाव भाव बार बार बदल रहे थे। उसे अचानक याद आया कि पुष्कर ने भैरव टूर्नामेंट में सर्वेश को मार दिया था। उसे इस चीज की खबर पहले ही मिल चुकी थी। आडंबर ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मूर्ख हो। अब उसे भी समझ आ गया था कि वो पुष्कर से नहीं लड़ सकता था। तभी आडंबर ने प्रियंका से कहा, प्रियंका, तुम्हें कैसा लग रहा है? जहां तक शांतनु के 2 बेहोश शिष्यों की बात थी, पुष्कर ने उनको छोड़ दिया था। पुष्कर ने मुड़कर आडंबर को देखा और गहरी आवाज में कहा, उसे मत छुओ। इस समय प्रियंका इस हालत में थी कि वो आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। आडंबर ने कहा, तुमने मेरी पोती को कैसी दवाई दी है? पुष्कर ने कहा, यह एक जादुई दवाई है जो उसके ठंडे शरीर को ठीक कर सकती है। पुष्कर ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया। इस समय प्रियंका का शरीर भयानक गति से फिर से शिवर कर रहा था। अचानक उसके शरीर के चारों ओर की त्वचा भयानक गति से जम गई, फिर फटने लगी और लगातार 3 बार त्वचा की परत एक नई परत से बदलने लगी। अब वह कुछ सेंटीमीटर लंबी भी हो गई थी। इस तरह काफी देर बाद तक भी प्रियंका का शरीर धीरे धीरे स्थिर नहीं हुआ था, लेकिन वह चुपचाप सो रही थी। तभी पुष्कर को अचानक सोनाली का कॉल आया। पुष्कर ने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन उठाया
दूसरी ओर से सोनाली ने कहा, चीफ इंस्पेक्टर, हमें जल्दी से जल्दी आपकी जरूरत है। पुष्कर ने कहा, क्या हुआ? सोनाली ने कहा, मैं आपको मिलकर बताऊंगी, मैं आपके कॉलेज हॉस्टल के बाहर ही हूं। पुष्कर ने कहा, ठीक है, जल्दी मिलते हैं। पुष्कर ने जल्दी से फोन रख दिया और फिर आडंबर की ओर देखकर कहा, प्रियंका धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन अभी भी 3 से 4 दिन लगेंगे, इसलिए आप इसे घर ले जाएं और बिल्कुल भी परेशान ना करें। मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, इसलिए मैं निकल रहा हूं। आडंबर तो यही चाहता था कि पुष्कर जल्दी से जल्दी वहां से चला जाए, इसलिए उसने पुष्कर को नहीं रोका और पुष्कर सोनाली से मिलने के लिए बाहर की ओर चल पड़ा। क्या शांतनु के शिष्य पुष्कर की हरकत धानी पहाड़ी तक पहुंचा देंगे? क्या पुष्कर ने एक नए दुश्मन से पंगा ले लिया है? क्या प्रियंका पर दवाई का कोई साइड इफेक्ट होगा? क्या आडंबर प्रियंका को पुष्कर से दूर ले जाएगा? क्यों बुलाया था सोनाली ने पुष्कर को? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।